हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर पासबुक द सेविंग शो। ये हमारा बेहद खास शो है। इसमें आपको तमाम तरीके की ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो शायद ही कहीं और आपको मिलती हो। पासबुक द सेविंग शो का आज का टॉपिक भी बेहद दिलचस्प है, बेहद खास है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। देखिए, किसी भी कारोबार को चलाने के लिए सिर्फ दुकान, फैक्ट्री या माल काफ़ी नहीं होता है। सबसे अहम होता है लोन। जी हाँ, लेकिन छोटे और नए कारोबारियों के लिए सही जगह से सही शर्तों पर लोन लेना हमेशा कठिन रहा है। आज के समय में सरकार और बैंक कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनसे व्यापारी आसानी से फंडिंग हासिल कर सकते हैं, लेकिन जानकारी की कमी अक्सर इन अफसरों को हाथ से निकल जाने देती है। पासबुक द सेविंग शो में हम इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा और जानेंगे कि कारोबारियों की मदद के लिए कितनी तरह के लोन एग्जिस्ट करते हैं और कैसे आसानी से इसे आप ले सकते हैं। तो आज के शो में क्या कुछ खास आपके लिए है, सबसे पहले आपको इससे रूबरू करा देते हैं ऑन द शो क्या क्या आपके लिए है। देखिए, छोटे कारोबारियों के लिए क्या है लोन के विकल्प, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कारोबारी को बिना कोलैटरल लोन कैसे मिले, क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसे ये हो सकता है संभव, क्यों रिजेक्ट हो जाती है लोन एप्लीकेशन, क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से आपकी लोन एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या हो सही फंडिंग की रणनीति अगर आप व्यापारी हैं तो। इन सब चीजों पर आज पासबुक द सेविंग शो में चर्चा होगी। लेकिन आइए देखते हैं एक छोटे व्यापारी की कहानी जिसने सही योजना से फंडिंग लेकर कारोबार को बढ़ाया। कानपुर के राजेश गुप्ता एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे। ऑर्डर बढ़ रहे थे, पर मशीनें पुरानी थीं। उन्होंने कई जगह लोन के लिए कोशिश की, लेकिन हर बार डॉक्यूमेंटेशन और गारंटी की समस्या सामने आई। बाद में उन्हें पीएम मुद्रा लोन की जानकारी मिली। बैंक ने उनके बिजनेस प्लान, जीएसटी रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट देखकर लोन मंजूर किया। नई मशीनें लगी, उत्पादन बढ़ा और आज टर्नओवर 3 गुना हो चुका है। उनकी कहानी यह बताती है कि सही जानकारी और सही दस्तावेज बिजनेस को पंख लगा सकते हैं। देखिए, कानपुर के छोटे व्यापारी की तरह आपको भी एक स्मार्ट व्यापारी बनना है, तभी आपको ग्रोथ की सही रफ्तार अपने बिजनेस में मिलेगी। कैसे आप ये बनेंगे, आज के शो में इसी पर चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंस कॉर्पोरेट सर्विसेज के फाउंडर एंड सीईओ एसडी वशिष्ठ सर, जो एमएसएमई फाइनेंस और ब्रोकिंग रिटेल क्रेडिट क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो छोटे कारोबारियों को सही फंडिंग सॉल्यूशंस में मार्गदर्शन भी देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पासबुक द सेविंग शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आज की चर्चा से जुड़ा होगा, आपसे यही रहेगा हमारा, छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या सरकारी प्रयासों से लोन मिलना आसान हो गया है सर, या अभी भी कारोबारियों को मुश्किलें जस की तस हैं, उन्हें वैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आपने अपनी पहली एक स्टोरी, बिजनेसमैन की स्टोरी से थोड़ा सा समझाया। देखिए, किसी भी काम के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सही दिशा में ना तो पहुंच पाते, ना ही सही इंस्टीट्यूट के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो छोटे कारोबारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो मुद्रा लोन से हम शुरू करते हैं, बिकॉज ये एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप वाला लोन है, जो जिसे हम पहली पीढ़ी बोलते हैं, कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए ये जो पीएम मुद्रा योजना शुरू हुई है, ये एक वरदान साबित हुआ है। इसीलिए इसे उन्होंने 4 चरणों में रखा हुआ है। जो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, जो 50,000 रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाता है। तो अगर आपका इतना छोटा ये है कि आप शुरुआत करना चाहते हैं कुछ छोटे काम के लिए, तो 50,000 रुपये उस एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए जिसके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है या कोई अपना छोटा काम घर से ही करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये एक पर्याप्त राशि होती है कि कोई भी छोटी मशीन लगा के या कुछ छोटा स्टॉक परचेज करके वो अपना काम शुरू कर सकता है और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करके अपना तरुण और तरुण प्लस स्कीम तक का फायदा ले सकता है। और उसके बाद में जब आपका एक बार एक स्टेबल ये हो जाता है बिजनेस में,
आपकी स्टैंडिंग हो जाती है अपनी, आपकी थोड़ा टर्नओवर हो जाती है, तब आप किसी बैंक को, किसी एनबीएफसी को बड़े लोन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास में आपकी कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी हो या प्रॉपर्टी हो जिसे आपको गिरवी रखना पड़े लोन के लिए। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स ऐसी दी हुई हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से जुड़ी हुई हैं। और गवर्नमेंट हर एक स्टेप पे कारोबारियों की मदद करती है। लेकिन फिर वही बात वही आती है कि इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सही व्यक्ति से आपका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है और सही बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट या जो भी आपकी ये है बिज़नेस प्लानिंग है, बिज़नेस वो सही से आप बताएँ, तो बैंक भी आपको हेल्प करते हैं। टाइम से हेल्प मिल जाए तो बिज़नेस आपका सही में ग्रो करता है। ठीक है सर। सर, पीएम मुद्रा योजना तो आपने कहा ही कि एक वरदान के रूप में साबित हुई है, खासकर कि छोटे कारोबारियों के लिए। सर, बैंक किस तरीके की योजनाएं चलाते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि आपने कहा कि बैंक भी मदद करते हैं? तो बैंक के लिए भी जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब एक स्तर पे आपका बिज़नेस पहुंच जाता है, तो फिर आपको सर्टेनली बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, बड़ी राशि की ज़रूरत होती है, चाहे हम वर्किंग कैपिटल की बात करें या टर्म लोन की बात करें उसके लिए। तो इसके बाद में एक ज़ीरो कोलेटरल स्कीम बैंक ने चलाई थी। स्टार्टिंग में उसका अमाउंट 2 करोड़ रुपए रखा गया था और अभी उस स्कीम को रिवाइज़ करते-करते उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है, पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम से जब लोगों को कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन बिज़नेस उन्हें बढ़ाना था अपना, तो इसका अमाउंट बढ़ाते-बढ़ाते अभी सरकार ने 10 करोड़ तक कर दिया। तो इसे हम सीजीटीएमएससी की स्कीम बोलते हैं। इसमें बैंक इसे सीजीटीएमएससी जो एक संस्था है, वो इंश्योरेंस अरेंज करती है बैंक के लिए, जो भी बैंक फाइनेंस करता है, और उसके लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करती है वो। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ठीक चल रहा है और 2 करोड़ से लेके इसीलिए 10 करोड़ इसके स्कीम में बढ़ाया है बैंक ने, ये 10 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आप बिज़नेस को एक अच्छे खासे लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप मतलब 10 करोड़ का अगर मैं एज़ ए फाइनेंस ऑफिशियल बात करूँ, तो 40-50 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए ये अमाउंट सफिशिएंट होता है, जैसे आप रोटेशन कर सकते हैं इसका। हम्म। तो ठीक है। ठीक है सर। सर, इसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि ज़ीरो कोलैटरल स्कीम जो है बैंक्स की तरफ से चलती है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है पीएम मुद्रा जैसी कई और स्कीम्स जो हैं वो भी चलती हैं। सर, एक सवाल हमारा ये है कि बैंक या फिर एनबीएफसी ये तय कैसे करते हैं कि लोन देना है किसी को या फिर नहीं देना है? मतलब क्या वो सिर्फ आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं या बिजनेस प्लान और मार्केट पोटेंशियल भी ज़रूरी होता है? मतलब किस तरीके से कोई भी अगर कारोबारी है, जा रहा है लोन लेने के लिए, तो क्या कुछ उसको माइंड में पॉइंट्स रख के जाने चाहिए कि हाँ, बैंक या फिर एनबीएफसी इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करेगा? देखिए, नॉर्मली 2 टू 3 इयर्स का जो आपका बैलेंस शीट होती है, वो बैंक देखते हैं। उसमें ग्रोथ बिज़नेस की दिखाई देनी चाहिए और आईटीआर तो सर्टेनली देखेंगे ही आपकी। जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफ़िट होना चाहिए, उसमें आपका जो कैपिटल है वो भी होना चाहिए और सिबिल स्कोर आपका इंटैक्ट होना चाहिए। ये कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं जहाँ पे जो आपको ज़रूरत पड़ती है कि बैंक बेसिकली देखता है। कभी ऐसा होता है कि गलत गाइडेंस के चलते जो भी कारोबारी हैं वो अपना सिबिल स्कोर इम्पैक्ट कर लेते हैं और उससे बैंक से लोन लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है तो सर। बाकी उद्यम सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक लिमिट के बाद में, बिज़नेस लिमिट के बाद में ज़रूरी है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बैंक ने, ये गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेशन किया है सब जगह पे डिजिटलाइज़ करके। जीएसटी में भी काफ़ी सुधार किए हैं उन्होंने, उससे काफ़ी सरल ये हो गया है प्रोसेस उसका। तो ठीक है सर।
सर इसके अलावा मुद्रा लोन की तो बात हो ही रही है, पीएम मुद्रा लोन की, लेकिन सर इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी भी छोटे उद्योगों को जो है लोन देती है। ये लोन सर किससे मिलता है और मुद्रा लोन से किस तरीके से इसे अलग समझा जाए? सिड भी एक पुरानी संस्था है जो एमएसएमई सेक्टर को ही सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। उनके पास में अपनी बहुत स्कीम्स हैं, वहाँ पे मशीनरी फाइनेंस की स्कीम है, वहाँ पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग की स्कीम है और बाकी वो टर्म लोन भी देते हैं। उनके पास जो भी सेक्टर गवर्नमेंट को डेवलप करना होता है, जैसे हम बात करें सोलर प्रोजेक्ट्स की आज के टाइम में, या और भी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड ये होते हैं, वहाँ सब्सिडी भी मिलती है अगर आप सिडबी के थ्रू लोन लेते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी तरह से एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है, बट वहाँ पे लिमिटेशन ये है कि वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाती। आप अगर वर्किंग कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होती है। सिडबी की जो भी स्कीम्स हैं वो या तो शॉर्ट टर्म है या फिर टर्म लोन की फॉर्म में आती हैं। ये तो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती हैं, जैसे आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गई। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं फिर भी बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि जी। सिडबी क्या-क्या ये सब फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है सर। सर इसके अलावा आपने भी मेंशन किया टर्म लोन। सर हाँ वर्किंग जी। कैपिटल लोन और टर्म लोन में क्या अंतर है और कौन सा लोन रोज के खर्चों के लिए उपयुक्त होता है, साथ ही कौन सा मशीन खरीदने या फिर विस्तार करने में बेहतर रहता है? टर्म लोन नॉर्मली फिक्स एसेट क्रिएशन के लिए लिया जाता है कंपनी में। जैसे आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए आपको फैक्ट्री परचेज करना है, आपको मशीन इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही आप प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। तो ये जो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई या आपकी मशीनरी हो गई, ये फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो टर्म लोन जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। और जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, या हमने वेजेस देना है, हमने सैलरीज देना है, हमने और बैंक की इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है या इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, हमने इस टाइप के जो डे टू डे ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल ये कैश क्रेडिट फॉर्म में आती है, जिसके लिए अ, हमारा जो स्टॉक होता है और जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, ये प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक ट्रीट करता है, जिसके अगेंस्ट वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है। ठीक है सर। तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी व्यापारी लोन सोच रहा है तो टर्म लोन उन्हें लेना है, और अगर डे टू डे ट्रांजैक्शन से जैसे कि सर ने बताया तो वर्किंग कैपिटल लोन उसके लिए बना है। सर व्यापारी को लोन लेने से पहले अपनी बिजनेस कैपेसिटी किस तरीके से आंकनी चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए ताकि रिटर्न की उम्मीद भी बनी रहे और भुगतान का जो है दबाव भी उस पर ना पड़े, किस तरीके से वो ये कैलकुलेट करे कि कितना उसकी बिजनेस कैपेसिटी है, कितना उसे लोन चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इसमें फेल भी होते हैं या इसे समझ नहीं पाते रिक्वायरमेंट को। या देखिए, दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है। अगर आपकी अंडर फाइनेंसिंग है तो आप बिजनेस नहीं चला पाते, अगर आपको ओवर फाइनेंसिंग हो गई है तो वहाँ पे ये मुश्किल हो जाती है कि कभी कभी डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो जाता है। जब आपको फंड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं बिजनेस में, कहीं आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, कहीं और ऐसी अनप्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन में पैसा लग गया जिसकी इमीडिएट रिटर्न आपको नहीं मिलती, तो आप बैंक का इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, क्योंकि वो बैंक का लोन है। तो वहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे कारोबारी फंस जाते हैं, जिसका उन्हें तभी एहसास नहीं होता जब वो कर रहे होते हैं, बट 6 महीने 1 साल के बाद में उन्हें पता लगता है कि उन्होंने कोई गलत कर दिया है। तो जब आपकी पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में, आपकी टर्नओवर कैसे बढ़ रही है। तो एक जब बैंक कैश क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट या टर्म लोन का तो हमने देख लिया, जो भी फिक्स एसेट्स है हमारी, उसकी क्रिएशन जब हो रही है तो उसकी कोटेशन आएगी, उसका क्या अमाउंट है, उसका
25-30% ये जो भी कारोबारी है वो अपने पास से लेके आएगा, बाकी बैंक फाइनेंस करेगा, तो वहाँ पे तो बड़ा क्लियर सा ये हो जाता है। वहाँ पे भी जब बैंक लोन का अमाउंट डिसाइड करता है, तो वो आईटी रिटर्न और ये सब दस्तावेज इसीलिए लेता है कि उसकी जो रिपेमेंट है, जो लोन वापस करने की क्षमता है कारोबारी की, उसे ध्यान से रिव्यू कर सके और उसे उसी के बेसिस पे वो टर्म लोन का अमाउंट डिसाइड कर सके। और जो आपका ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में जो टर्नओवर होती है, टर्नओवर के बेसिस में और आपका जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो ये प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे के लिए अकाउंट फॉर करते हुए एक कैलकुलेशन का अपना तरीका है बैंकों का। वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं बैंक्स, उस कैलकुलेशन में लेके, और फिर क्लाइंट को बताते हैं कि आप इतनी वर्किंग कैपिटल के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये साइंटिफिक फार्मूलाज हैं जो आरबीआई के अप्रूव्ड फार्मूलाज हैं, और सब बैंक इन्हीं फार्मूला के ऊपर काम करते हैं। तो अब अगर कोई भी कारोबारी अपने काम में सीरियस है, सही गाइडेंस ले रहा है, सही तरह से अपनी चीज़ें बता पा रहा है गाइडेंस लेते हुए, तो उसे सर्टेनली सही गाइडेंस भी मिलती है और सही तरह का लोन भी मिलता है उसे, और वो सक्सेसफुल भी होता है। ये आजकल इतना फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कारण नहीं हो कि कोई भी बिजनेसमैन अगर सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, समझदारी से काम कर रहा है, तो वो कहीं भी उसे असफलता का सामना करना पड़े। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो कई कॉलर्स हैं जिन्होंने अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल भेजे हैं, उनके साथ रूबरू होंगे, उनके सवाल लेंगे, सर से उनके सवालों पर एक्सपर्ट राय भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आप किस तरीके से अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पासबुक द सेविंग शो के लिए अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो बचत, निवेश और लोन से जुड़े कोई भी सवाल आप हमें भेज सकते हैं। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर PASS लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपका सवाल हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, साथ ही यूट्यूब पर, उसके कमेंट सेक्शन में, साथ ही फेसबुक और एक्स पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले रोहित बंसल का सवाल लेते हैं। आगरा से इन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं मैं किराना होलसेल शुरू करना चाहता हूँ, कितने तक का लोन मुझे इसके लिए मिल सकता है? सर, आगरा के रहने वाले रोहित जी हैं, किराना होलसेल का काम शुरू करना चाहते हैं, कितने तक का लोन सर इनको मिल सकता है? लोन, अगर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, अभी अपना ये ऐसे ही शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं है, तो किसी भी छोटे बिजनेस से शुरू करने के लिए जो मुद्रा लोन है वो बड़ा अच्छा स्कीम है बैंक का, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं यही एडवाइस करूँगा इन्हें, उसमें जो भी जिस कैटेगरी में ये फिट होते हैं, तरुण या ये जो हायर कैटेगरीज हैं जहाँ पे 20 लाख तक का लोन मिलता है, वहाँ से ही शुरुआत कर सकते हैं। और एक बार इनका रिकॉर्ड ये एस्टेब्लिश हो जाता है बिजनेस का, तब ये आगे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं हायर लोन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सीमा वर्मा जी का सवाल लेते हैं, इंदौर से। कह रही है क्या बैंक से लोन पाने के लिए ITR सबमिट करना जरूरी होता है? सर, अगर इनको बैंक से लोन चाहिए सीमा जी को, तो फिर क्या कुछ इन्हें डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने होंगे? ITR को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? इन्होंने ये नहीं बताया कि लोन किस तरह का ये लोन लेने की बात कर रहे हैं। ITR देखिए, इन एनी केस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी इनकम एस्टेब्लिश होती है, तो वो बैंक उसी से देख के पता लगाता है कि आपको कितना लोन दे सकते हैं, जिससे कि आपकी रिपेमेंट, क्योंकि बैंक अगर कोई लोन देता है तो जिसे भी बैंक लोन दे रहा है उससे वापस करने के लिए भी उसकी क्षमता को आंकना जरूरी होता है। तो ITR इसलिए जरूरी होती है जिससे उसकी इनकम का आकलन देखा जा सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जावेद अली जी का सवाल लेते हैं, अलीगढ़ से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे हैं मशीन अपग्रेड के लिए सबसे बेहतर लोन कौन सा रहेगा? सर, अगर इनको अपने फैक्ट्री में मशीन अपग्रेड करनी है तो सर किस तरीके का लोन इन्हें लेना चाहिए? ये इनका तो बड़ा फिट केस है सिडबी में जाने के लिए, मशीन अपग्रेड के लिए। वहाँ पे कई स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती हैं, तो आप सिडबी को कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया में जो भी है, तो वो इनके लिए अच्छी स्कीम्स इन्हें सजेस्ट करेंगे।
ठीक है जी। कुछ कह रहे हैं सर आप? ये वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। ठीक है ये सर। चलिए, ये तो थे हमारे कॉलर्स के क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी लेंगे बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक डेटा आज के शो से जुड़ा हुआ लेकर आए हैं। अभिषेक जी। थैंक यू दिव्या। पीएम मुद्रा योजना के तहत कई सारी कैटेगरीज होती हैं और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग लोन अमाउंट होते हैं। कौन सी है वो कैटेगरी और कितने अमाउंट तक का लोन आप ले सकते हैं, चलिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिशु स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपये तक का एक तरह से यहाँ पर लोन अमाउंट मिलता है पीएम मुद्रा योजना के तहत। वहीं अगर किशोर मुद्रा योजना के तहत अगर आप जाएंगे, पीएम मुद्रा योजना के तहत किशोर वाली स्कीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद तरुण स्कीम में अगर देखेंगे तो 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर मिलता है। उसके बाद लास्ट में है तरुण प्लस, जहाँ पर 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन अमाउंट यहाँ पर मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिहाज से अलग अलग लोन अमाउंट है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन लोन कैटेगरीज में से कोई भी चुन सकते हैं और उसके बाद आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू दिव्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने बहुत ही मुझे लग रहा है सलीके से समझाया किस तरीके से पीएम मुद्रा योजना को कोई भी व्यापारी समझे अगर लोन लेने वो जा रहा है। तो अब इस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे, सर के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया, सर पीएम मुद्रा लोन में ये शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी क्या होती हैं और किस पर कितनी राशि मिलती है लोन की? अगर कोई व्यापारी ले रहा है तो छोटे व्यापारियों को किस श्रेणी में आवेदन करना चाहिए और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है? ये कैटेगरीज इसीलिए रखी गई हैं कि कोई भी अगर नया व्यापारी एक व्यापार करने की शुरुआत करना चाहता है तो उसके ऊपर लोन का बर्डन भी ज्यादा ना पड़े और वो अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे लोन से एक अपना नया कारोबार शुरू करे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इन स्कीम में स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग। जैसे शिशु से किशोर में आ रहे हैं, यहाँ पे तो 50,000 का पहला ये है। अब अगर किसी भी व्यापारी को लगता है कि शिशु उसके लिए ठीक नहीं है, उसका प्रोजेक्ट ऐसा है, उसका बिजनेस प्लान ऐसा है कि उसे किशोर में जाना चाहिए जहाँ पे अच्छा स्पैन मिल रहा है उसे 50,000 से 5 लाख तक, तो वो वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये इसमें यही सुझाव दिया जाता है कि किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फाइनेंस लेना चाहिए। अदरवाइज उस पे इंटरेस्ट का बर्डन इतना आ जाता है कि वो बिजनेस चलाने में उसे मुश्किल हो सकती है। और फिर अगर एक बार जब उसे लगता है कि उसका व्यापार स्थिर हो गया थोड़ा, तो वो आगे अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ठीक है सर। सर, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी अगर कोई कुछ भी इनमें से कैटेगरी चूज करता है तो किस तरीके के दस्तावेजों की जरूरत उसे पड़ेगी? दस्तावेज तो उसका बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर रिटर्न, अगर जीएसटी आपने क्रैक किया हो तो जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत। ये 4 डॉक्यूमेंट है जो बेसिक, प्लस अपने जो एंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार है, आपका पैन कार्ड है, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बैंक लोन्स रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में ऑन द शो आज हम एक ये वाला पार्ट भी लेंगे कि क्यों अक्सर लोन जो है आपका रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, लोन लेने जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी कमी रह जाती है जो शायद आपने नोटिस नहीं की लेकिन बैंक ने करी और फिर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है? सर, कई बार हमने देखा है बैंक लोन रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी तो सबसे पहले सर इसकी वजह क्या है? सबसे आम 5 कारण किस तरीके के हो सकते हैं जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है? और क्या ये कमी डॉक्यूमेंट्स में होती है, क्रेडिट स्कोर में होती है या फिर बिजनेस मॉडल में होती है? किस तरीके से कोई भी व्यापारी इसको देखे? लोन रिजेक्शन के कई रीजन हो सकते हैं। या तो आप सिविल स्कोर इज द फर्स्ट रीजन। सिविल स्कोर अगर आपका ठीक नहीं है या सिविल स्कोर आपका बहुत लो है, जिसके कई कारण हो सकते हैं कि आपने लोन की इतनी इंक्वायरी कर डाली डिफरेंट एजेंट्स को देके, वहां पे आपका सिविल स्कोर नीचे आ जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं वो किसी अप्रूव्ड एरिया में नहीं है। आपने तो दे दी अपनी सिक्योरिटी बैंक को देखने के लिए, बट बैंक उस पर अगर अप्रूव्ड एरिया में नहीं है तो उसे बैंक कंसिडर नहीं करता है, उसके लिए भी रिजेक्ट हो जाता है। या फिर आपका बिजनेस जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉस आपने दिखाया हुआ है पुराना, या आपकी जो कैपिटल है वो निगेटिव में आ गई है जिसके चलते, इसलिए भी बैंक लोन रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर आपका बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा है कि कुछ निगेटिव कमोडिटीज होती हैं
जो एनवायरनमेंट के लिए, जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि उनके लिए भी बैंक लोन नहीं करते, वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके लिए बैंक से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। और दूसरा, अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो ऐसा भी है कि एक रिक्वायरमेंट कारोबारी ने अपने लिए डिसाइड की है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन बैंक हो सकता है कि उसे बोले कि भाई हम आपको 75 लाख रुपया ही दे पाएंगे, आपके सब जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो देखने के बाद में। तो इसे आप रिजेक्शन में मान सकते हैं या बैंक का सही आकलन मान सकते हैं, एक ये भी रीज़न होता है। ठीक है सर, तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिस वजह से आपकी जो है लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेने बैंक के पास गए हैं तो। सर, अगर किसी व्यापारी को लोन नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में कि अगर वो लोन लेने गया उसे लोन नहीं मिला सर, तो क्या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे जो ऑप्शंस होते हैं वो उसके लिए सही होते हैं? क्या वो उसके लिए कारगर साबित होते हैं? देखिए, अगर लोन नहीं मिल रहा तो पहले हमें ये जानना होगा कि लोन क्यों नहीं मिल रहा है, रीज़न क्या है। ओवरड्राफ्ट भी एक लोन का ही ये है, तरीका है, एक मोड है, और वो भी बैंक से ही मिलेगा आपको। तो अगर जिसे लोन नहीं मिल रहा है उसका अगर कारण ऐसा है तो उसे ओवरड्राफ्ट भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ एनबीएफसीज ऐसी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म लोन, टर्म लोन की फॉर्म में, बिजनेस लोन की फॉर्म में दे देती हैं, लेकिन उनका ब्याज दर इतना ज़्यादा होता है कि वो एक रेगुलर सपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए नहीं लिया जा सकता। वो एक छोटे पीरियड के लिए, या जब आपकी इमीडिएट ज़रूरत है, फिर बिजनेस आपका संभल जाएगा तो आप रेगुलर फैसिलिटी ले सकते हैं, उसके लिए ठीक है। बट बिजनेस लोन को कभी भी हम ऐसे डील नहीं कर सकते उसे कि ये वर्किंग कैपिटल को रिप्लेस कर दे या किसी टर्म लोन को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट लोन्स होते हैं सभी। ठीक है सर, तो इसके लिए जो है आप ओडी की जो फैसिलिटी है उसके लिए आप अगर ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको ये पहले समझना ज़रूरी है कि आपको बैंक से जो लोन रिजेक्ट हुआ है वो किन कारणों की वजह से हुआ है, क्योंकि जो आप ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे वो भी आपको बैंक से ही मिलने वाली है। सर, इसके अलावा अगर मशीनरी लोन या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए CLCSS को देखें तो ऐसी योजनाएं सर किस तरीके से मदद करती हैं किसी भी व्यापारी की? क्या इसमें सब्सिडी जो मिलती है वो सीधे बैंक खाते में आती है या फिर ब्याज दर पर कोई राहत मिलती है व्यापारी को? ये स्कीम सब कुछ स्टेट लेवल पे चलती हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पे स्कीम चलती हैं। इन्हें बैंक ही डील करते हैं इन स्कीम्स में। और ये कुछ बैक एंड पे क्रेडिट आता है किसी स्कीम का, जैसे सब्सिडी आती है तो वो बैंक को दी जाती है सब्सिडी, लेकिन बैंक उसे एफडी की फॉर्म में अपने पास रखता है, और जो लोन बंद होने के लिए होता है तो लास्ट की जो 3-4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट जो बचती हैं सब्सिडी के अमाउंट के हिसाब से, वहाँ पे उसे एडजस्ट कर देता है। तो कारोबारी को वहाँ पे एक रिलीफ मिल जाता है उसमें कि उसे लास्ट की इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं करनी पड़ती। कुछ सब ये स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन की फॉर्म में उसे इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं। कुछ कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम्स होती हैं, कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स होती हैं। ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसे समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सब लोन सब्सिडी अपने आप में एक लंबा सब्जेक्ट है। बट यस, गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट अवेलेबल है, और ये बैंकों के थ्रू, सभी बैंकों के थ्रू अवेलेबल है, सिडबी के थ्रू भी अवेलेबल है। ठीक है सर। सर, आपने बोला अलग अलग स्कीम्स है जिन्हें अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसी बीच सर, अगर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की रॉ मटेरियल असिस्टेंस और मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम को देखें तो सर छोटे उद्योगों को किस तरीके से ये जो 2 स्कीम्स हैं ये लाभ देती हैं? क्या इससे वर्किंग कैपिटल की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, क्या वो वाकई में हल होती हैं? एनएसआईसी की आप बात कर रहे हैं, जी जी। वहाँ पे उनके पास में एक बहुत पुराना स्कीम है जो बैंक गारंटी के अगेंस्ट वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे तो बहुत कारोबारियों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने फिर एनएसआईसी के अपने टाइप्स भी होते हैं डिफरेंट मटेरियल सप्लायर्स के साथ में। तो छोटे कारोबारियों ने, एमएसएमई यूनिट्स ने बहुत उसका बेनिफिट लिया है, और वो बहुत ही एक सहायक के रूप में सिद्ध हुई है कारोबारियों के लिए।
तो एनएसआईसी भी अपना सपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू रखे हुए है। वो कारोबारियों के लिए कुछ एडवाइजरी फंक्शंस करते रहते हैं वो लोग, या कुछ ऐसी ये सुविधाएं उन्हें बताते रहते हैं। ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल और लेते हैं हमारे कॉलर्स के जो आए हैं। जयपुर से एक सवाल लेते हैं। अंशुल जायसवाल जी ने अपना सवाल भेजा है, कह रहे हैं क्या बिजनेस लोन देने या फिर ब्याज दर तय करने के लिए भी बैंक सिबिल स्कोर देखता है? सर सिबिल स्कोर को लेकर क्लैरिटी अंशुल जी को आप थोड़ी देंगे अगर, तो क्या बिजनेस लोन के लिए भी जो है इस तरीके की चीजें नोटिस हो रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बिजनेस लोन के लिए सिविल स्कोर ही बेसिस बनता है। बिजनेस लोन के लिए जितने भी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, सभी का कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड सिविल स्कोर सबने रखा हुआ है कि 700 से नीचे नहीं जाना या 675 से नीचे नहीं जाना। सबके अलग अलग हो सकते हैं। और इसे ब्याज दर बिजनेस लोन लेवल पे ब्याज दर तय करने का मेरे इतना ज्यादा इसमें महत्व नहीं होता, बट सिविल स्कोर के बेसिस पे बिजनेस लोन की एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो मतलब सिबिल स्कोर को अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो किसी भी तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए सिबिल स्कोर हर एक तरीके के लोन में कहीं ना कहीं नोटिसेबल होता है, इसको अच्छा बनाकर चलना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कर्नाटक से सवाल लेते हैं। अभिषेक पटवर्धन जी का सवाल है, कह रहे हैं क्या फूड बिजनेस के लिए भी कोई खास लोन की व्यवस्था है? सर फूड बिजनेस आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चलन में है। आमतौर पर हर कोई ये चाहता है कि कुछ नहीं हो तो एक फूड का ही काम वो खोल ले। सर अगर फूड बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाह रहा है तो क्या कोई खास तरीके के लोन की भी यहाँ पे व्यवस्था है उसके लिए? एग्री रिलेटेड एक सभी बैंकों में एक अलग से यूनिट बना होता है जो एग्री और एग्री रिलेटेड बिजनेसेस के लिए डील करते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉपर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्री इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वहाँ पे कुछ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स की व्यवस्था भी होती है। बैंक से सपोर्ट करते हैं और ये प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसे अलग एक सपोर्ट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बैंकों की तरफ से भी। ठीक है सर। सर एक और ज़रूरी चीज़ है जो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि लोन लेते समय ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और बाकी चार्जेस की तुलना किस तरीके से वो लोग करें। कई बार कम ब्याज को जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि हाँ इंटरेस्ट इस पे कम लग रहा है, कम आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन सर छुपे हुए चार्जेस जो होते हैं वो कुल लागत को बढ़ा देते हैं। किस तरीके से इन चीज़ों को जो है एक बार लेके चलें, इनकी तुलना कैसे करे कोई भी? देखिए, प्रोसेसिंग फी एक वन टाइम एक्सपेंस होता है किसी भी कारोबारी के लिए। हम लोग जब हमारे पास में कोई कारोबारी आता है एडवाइस लेने के लिए, हमारा तो ये एक रहता है कि बैंक से कोई भी प्रोसेसिंग फी है या इंटरेस्ट है, दोनों में ही जो मैक्सिमम कंसेशन उसे दिलवा सकते हैं वो दिलवाए जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने ठीक बोला। कहीं कहीं पे सैंक्शन लेटर को इसमें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसमें पेनल चार्जेस जो होते हैं, जो पेनल चार्जेस के लिए इतनी कंडीशंस लगी होती हैं कि अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% भी लिखा हुआ है लेकिन उसने 10 कंडीशन लगा दी है पेनल चार्जेस के लिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक मिसिंग होता है या लेट होता है या स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं सबमिट होता है या थोड़ा ओवरड्रॉन होती है फैसिलिटी किसी भी रीजन के लिए, तो आपका वो हो सकता है कि जो 8% आपको दिया हुआ है उस पर 2% पेनल लग के आपको 10% महीना आपको लग रहा है, 10% पर एनम के उस पर लग रहा है। तो एक तो सैंक्शन लेटर पढ़ना बहुत जरूरी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कुछ सैंक्शन लेटर्स में बड़े क्लियर लिखे होते हैं, कुछ सैंक्शन लेटर में बैंक बोलते हैं जी हम लोगों की वेबसाइट पे है। तो ये कि चैलेंज अपने आप में है, तो इसीलिए हम इसे हिडन चार्जेस बोलते हैं। तो हम जो प्रोफेशनल हैं वो तो समझ पाते हैं इन चीज़ों को, अदरवाइज बैंक का सैंक्शन लेटर जो 10-12 पेजेस 14 पेजेस का होता है उसमें से एक कारोबारी तो 4 चीज़ें ही समझ पाता है बेसिकली, कि उसे फैसिलिटी कितनी मिल रही है, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसे प्रोसेसिंग भी कितनी है, गारंटी और सिक्योरिटी, ये 5 चीज़ें देखते हैं लोग। उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो टेक्निकल फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हम तो समझाते हैं क्लाइंट को, लेकिन अगर क्लाइंट शायद अपने आप देखता है तो उसे वो सब चीज़ें, उसकी क्षमता नहीं होती इतनी कि वो
सर्टेनली वो अपना बिजनेस चलाता है, वो फाइनेंस का काम इतना डीपली नहीं देख पाता है। तो वहां पे कई बार वो थोड़ा फंस जाते हैं बैंक्स के साथ में ना, जहाँ पे उन्हें ऐसी कॉस्ट पड़ जाती है उनके। ठीक है सर, तो इसीलिए रेकमेंडेड होता है कि आप जो हैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर चलें अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो, या फिर अगर ऑनगोइंग आपका कोई कारोबार चल भी रहा है, आपको फाइनेंस टर्म पे कहीं दिक्कत आ रही तो एक एक्सपर्ट की राय आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सर, ओवरऑल हमारी इतनी डिस्कशन हुई बिजनेस लोन को लेकर, किस किस तरीके के लोन जो हैं अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटे कारोबारी हैं, किस तरीके के लोन उन्हें लेने चाहिए, कौन से कार्य के लिए कौन सा लोन उनके लिए बेस्ट रहेगा, दस्तावेजों में किस तरीके से उन्हें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, साथ ही सिविल स्कोर किस तरीके से जो है ज़रूरी होता है। सर, एक मेरा वाइंड अप क्वेश्चन ये होगा इस पूरी चर्चा का, सर छोटे कारोबारी किस तरीके से तय करें कि उन्हें किस प्रकार का लोन लेना चाहिए, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन या फिर गवर्नमेंट स्कीम लोन, कैसे वो अपने दिमाग में ये आकलन करे कि उसके लिए कौन सा लोन चाहिए? देखिए, जो छोटे कोई भी प्रॉपर बिजनेस लोन लेने के लिए आपको एक बिजनेस का रिकॉर्ड होना बहुत, एक हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर किसी बिजनेस को आपको शुरू करना है, आपके पास में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा एक छोटा लोन लेके आप शुरू कर सकते हैं। 1-2 साल आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। 2 साल के बाद में आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, तैयार हो जाती है, फिर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में बिजनेस बैंक को, एनबीएफसी को अप्रोच कर सकते हैं। इसका ये एक स्टेप वाइज एक ये होगा, मेरा सुझाव रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और पासबुक द सेविंग शो में आपने हमारे दर्शकों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन किया, खासकर कि बिजनेस लोन को लेकर जो भी लोगों की क्वायरीज आई हुई थी उस पर भी आपने उन्हें अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो आज बताई गई इन योजनाओं को और प्रोसेस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंट और सही योजना से लोन लेना मुश्किल नहीं है। अगली बार बचत और निवेश से जुड़े और महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक समझदारी से कमाएं और सोच समझकर बचत करें। पासबुक द सेविंग शो में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।